नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात के 126वें एपिसोड का प्रसारण सुनेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी से जुड़ना, आप सभी से सीखना, देश के लोगों की उपलब्धियों के बारे में जानना वाकई मुझे बहुत सुखद अनुभव देता है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि इस कार्यक्रम ने 125 एपिसोड पूरे कर लिए। आज इस कार्यक्रम का 126वां एपिसोड है और आज के दिन के साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ी हैं। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें। इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं, सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फडके जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार के, ज्योति कलश छलके। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। आज
वे ऐसी चुनौतियों के भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में लगातार 8 महीने रह सकते हैं? क्या आप समंदर में पतवार वाली नाव यानी हवा के वेग से आगे बढ़ने वाली नाव से 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? और वो भी तब जब समंदर में मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जांबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ये दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं आप साथ में? जी सर, दोनों है। चलिए आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। मैं नेवी में 2014 में कमीशन हुई थी सर और मैं केरला में कोझिकोड से हूँ सर। मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा हस्बैंड भी इंडियन नेवी में ऑफिसर है सर और मेरा सिस्टर एनसीसी में नौकरी करती है। जय हिंद सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हूँ और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली और मेरी मदर होममेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहां से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है और वहां पे एक सेल बोट में पहुंचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं उनके नंबर से भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है और वहाँ तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर्स थे, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था और
जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे, और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर, हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी ही है जहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर, हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हमें इस एक्सपेडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर, सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है। हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर, हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर, जब हम सेल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। और हमने ठंड से बचने के लिए 6 to 7 लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे, और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर। और कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं। और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारे पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही हैं। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर, हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे। एक जगह पे 14 डेज? करेक्ट सर। और सर, हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर। वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर। और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर। लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे। उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग? सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता। सर, ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और विमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होके देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम, नमस्कारम। नमस्कार सर। साथियों, हमारे पर्व, त्योहार
भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। साथियों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्राम और आत्मनिर्भरता की राह पर है। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है।
इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार है। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। साथियों, रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। इसलिए साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कला, साहित्य और संस्कृति की सबसे खास बात होती है कि ये किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती। इनकी सुगंध सभी सीमाओं को पार कर लोगों के मन को छूती है। हाल ही में पेरिस के एक कल्चरल इंस्टीट्यूट सौंथ मंडपा ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस सेंटर ने भारतीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना व्यापक योगदान दिया है। इसकी स्थापना मिलेना साल्विनी ने की थी। उन्हें कुछ वर्ष पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैं सौंथ मंडपा से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मैं आपको 2 छोटी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं। इन पर ध्यान दीजिएगा। दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सुंदिने नैनु वेदो बिंद कुदु सितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सुंदिने। अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। साथियों, ये आवाज इस बात की साक्षी है कि कैसे भूपेन हजारिका जी के गीतों से
दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में जुड़ते हैं। दरअसल श्रीलंका में एक बेहद ही सराहनीय प्रयास हुआ है। इसमें भूपेन दा जी के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे, इसका श्रीलंकाई कलाकारों ने सिंहली और तमिल में अनुवाद किया है। मैंने आपको इन्हीं का ऑडियो सुनाया है। कुछ दिनों पहले मुझे असम में उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। यह वास्तव में एक बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा। साथियों, असम आज जहां भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले एक दुखद समय भी आया है। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आसिल अहोमोर हमोस कृतिर उज्जवल रत्नो जनोतार हृदयोत तेयो हृदय जियाय थाकीबो। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे देश ने एक महान विचारक और चिंतक एस.एल. भैरप्पा जी को भी खो दिया है। मेरा भैरप्पा जी से व्यक्तिगत संपर्क भी रहा और हमारे बीच कई मौकों पर अलग अलग विषयों पर गहन बातचीत भी हुई। उनकी रचनाएं युवा पीढ़ी के विचारों को दिशा देती रहेगी। कन्नड़ा की उनकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी उपलब्ध है। उन्होंने हमें बताया कि अपनी जड़ों और संस्कृति पर गर्व करना कितना मायने रखता है। मैं एस.एल. भैरप्पा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और युवाओं से उनकी रचनाएं पढ़ने का आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। साथियों, त्योहारों पर हम सब अपने घर की सफाई में जुट जाते हैं, लेकिन स्वच्छता सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित न रहे। गली, मोहल्ला, बाजार, गांव, हर जगह पर सफाई हमारी जिम्मेदारी बने। साथियों, हमारे यहाँ ये पूरा समय उत्सवों का समय रहता है और दिवाली एक प्रकार से महा उत्सव बन जाता है। मैं आप सबको आने वाली दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ साथ फिर से दोहराऊंगा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बना करके ही रहना है और उसका रास्ता स्वदेशी से ही आगे बढ़ता है। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगले महीने फिर नई गाथाओं और प्रेरणाओं के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक
आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா. மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றெதிரான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே. साथियों, ये आवाज इस बात की भूपेन दाजी के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे, इसका श्रीलंकाई कलाकारों ने सिंहली और तमिल में अनुवाद किया है। मैंने आपको इन्हीं का ऑडियो सुनाया है। कुछ दिनों पहले मुझे असम में उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। यह वास्तव में एक बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा। साथियों, असम आज जहां भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले एक दुखद समय भी आया है। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आशीष।